अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है। लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना, जो कि थैलाकॉइड का ग्रुप है, और स्ट्रोमल लैमेली में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, जो कि बैकग्राउंड है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और दो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एटीपी और NADPH, और इन दोनों का डार्क रिएक्शन में यूटिलाइजेशन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन डिटेल में कि वो होता कैसे है। देखो, प्लांट के जो पिगमेंट्स हैं वो अपने आप को दो डिस्क्रीट यूनिट में अरेंज किए रहते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स, जिसमें लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी से प्रोडक्ट बनाता है। तो वे जो सिस्टम है ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स का एक सिस्टम है। पिगमेंट्स में प्लांट के जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, इन्होंने अपने आप को एक सिस्टम में अरेंज कर लिया है। उस सिस्टम का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्लांट में दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम 1, जिसको हम लोग PS1, और फोटो सिस्टम 2, जिसको हम लोग PS2 बोलते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो, पहले ये टेक्स्ट में देखते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ hundreds of pigment molecule bound to protein. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming light harvesting system, also called antenna. देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में hundreds of pigments, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ऐसे hundreds of pigment का एक ग्रुप होता है। इनको बोलते हैं एंटीना, और सेंटर में एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तुमको क्या दिख रहा है? एक क्लोरोफिल ए सेंटर में, और उसके चारों ओर बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स जो सैकड़ों की तादाद में होते हैं, और उनको बोलते हैं एंटीना। ये जो क्लोरोफिल ए है जो सेंटर में है, इसका दूसरा नाम रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। ये रिएक्शन सेंटर है और ये एंटीना है। फिर आगे पढ़ते हैं। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर। हम लोगों ने बताया कि जो बीच वाला मॉलिक्यूल है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। दो फोटो सिस्टम है, PS1 और PS2। तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर क्या है? एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो बीच में होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। तो वो फोटो सिस्टम 1 में दूसरा होता है और फोटो सिस्टम 2 में दूसरा होता है। जो PS1 का रिएक्शन सेंटर होता है उसका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर पे होता है, और जो PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है उसके क्लोरोफिल ए का पीक 680 नैनोमीटर पे होता है। देखो, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो कि बीच में रहता है। उसके चारों ओर हंड्रेड्स ऑफ अदर पिगमेंट्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीना। तो ये जो क्लोरोफिल ए है
हम लोग जानना चाहते हैं कि ये क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा लाइट कौन से वेवलेंथ पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगर ये PS1 है, अगर ये PS1 है तो PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और PS2 का रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर पे लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये PS1 है, तो PS1 है तो इसका जो रिएक्शन सेंटर जो कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है वो P700 कहलाएगा, जो कि 700 नैनोमीटर पे लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अब क्या होगा, जब लाइट आएगी तो 700 नैनोमीटर जो हायर वेवलेंथ है उसको तो ये क्लोरोफिल ए डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसका खुद का पीक 700 नैनोमीटर पे है। लेकिन जिन लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे ये आसपास बैठे चेला चपाटी लोग। ये क्या है, ये है एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल बी का एक ग्रुप है। ये लोग उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी भी क्लोरोफिल ए को दे देंगे, है ना। तो क्लोरोफिल ए हायर वेवलेंथ को तो खुद एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन लोअर वेवलेंथ को ये एंटीना मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। अगर यही PS2 रहता तो PS2 में रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए उसके सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं, P680। और चारों ओर इसी तरह से यहाँ भी बहुत सारे क्या होंगे, एंटीना मॉलिक्यूल्स जो कि कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल बी का ग्रुप है। तो यहाँ 680 नैनोमीटर वाला को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वेवलेंथ को ये एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोगों ने दो टाइप का क्लोरोफिल ए देखा, ये है PS2। PS1 में हम लोगों ने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है वो P700 है और PS2 में हम लोगों ने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है वो P680 है। ये तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। देखो ये है PS2 और ये है PS1। ये PS2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये पूरा सिस्टम है PS2 का और ये पूरा सिस्टम है PS1 का। ये देखो जब PS2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। हम लोग जानते हैं कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जानते हैं ना कि जब एटम पे लाइट पड़ता है तो उस लाइट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, निकाल देता है उसमें से। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स पर जब लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ PS1 में भी जब लाइट पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो PS2 में जो P680 है, 680 लाइट निकला और किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। PS1 में जो P700 है उसमें से भी लाइट निकला और किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम ही है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। तो देखो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास चला गया है और PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए एक NADP+ को मिला।
और जब Na++ को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो एक हाइड्रोजन भी बाहर से लिया और Na++ बन गया NADPH। NADPH बन गया जब उसने PS1 का इलेक्ट्रॉन एक लिया और एक हाइड्रोजन भी लिया, और PS2 का इलेक्ट्रॉन जब PS1 में जा रहा था तो उस रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था उसके हेल्प से ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो चला गया NADP+ के पास, लेकिन PS1 को जो इलेक्ट्रॉन निकला था तो उसको तो PS2 का एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे होगा वाटर का स्प्लिटिंग, वाटर टूट जाएगा 2H+ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन PS2 को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसको वाटर ने कंपनसेट किया और PS1 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसको PS2 ने कंपनसेट किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं टेक्स्ट में। देखो, in PS2 the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump onto a orbit farther for atomic nucleus. These electrons are picked up by electron acceptor which passes them into a electron transport chain. ये वही बता रहा है कि PS2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लाइट एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन PS2 का निकला, और PS2 का इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ लिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। और PS2 का इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ के किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। यही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने PS2 का इलेक्ट्रॉन पकड़ा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो बहुत बड़ा चेन है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है, उसमें बहुत चीज़ होता है, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइटोक्रोम। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट है डाउनहिल। डाउनहिल कहने का मतलब जैसे एक हिल है, एक पहाड़ है, तो पहाड़ से तुम नीचे गिरोगे तो तुम अपने आप गिरते चले जाओगे, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी तुम पे फोर्स लगा रही है। उसी तरह से यहाँ पे मूवमेंट डाउनहिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहा है। एक बार लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईजी है, क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल का एक ऐसा ग्रेडियंट बना हुआ है कि पहले लोअर रिडक्शन पोटेंशियल और फिर हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, फिर और हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल का कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल में और फिर और हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है? डाउनहिल है। इलेक्ट्रॉन्स, ये PS2 का इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। PS2 का इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू पिगमेंट ऑफ PS1। PS2 का इलेक्ट्रॉन तो PS1 के पास चला गया। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, है ना। PS1 में जो क्लोरोफिल A है वो तो 700 नैनोमीटर पे पीक दिखाता है, तो जब उसको 700 नैनोमीटर मिलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकला और एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउनहिल, फिर मूवमेंट कैसा है? डाउनहिल। लेकिन फाइनली किसके पास गया? टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+ के पास। NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन गया और NADP+ बन गया NADPH। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, फिर
PS1 का इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और NADP+ के पास। ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं जेड स्कीम, क्योंकि इसका शेप जेड जैसा होता है। इस जेड स्कीम में हमको दो लाइट रिएक्शन, यहीं पे देखो लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हमको दो प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन के थे वो दोनों प्रोडक्ट हमको मिल गया। NADPH हमको मिल गया, लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट ATP और NADPH। तो हम लोग को यहाँ पे NADPH मिल गया और दूसरा हम लोग को ATP भी मिल गया। ATP कैसे मिला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन आया था? PS2 का इलेक्ट्रॉन। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन ATP बनाने में हेल्प कर रहा है और PS1 का इलेक्ट्रॉन NADPH बनाने में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में। देखो PS1 का इलेक्ट्रॉन निकला, NADP+ के पास गया, NADPH बनाया, लेकिन PS1 को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया है PS2 वाला, लेकिन PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो PS2 को नहीं मिला है। वो कैसे मिलेगा? जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी और इसको वाटर कंपनसेट करेगा। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर का जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो PS2 को दे दिया जाएगा। तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। तुम बताओ, देखो अब इसको तुमको हम फिगर में दिखाते हैं। ये है तुम्हारा एक थैलाकॉइड। हम लोग देखे थे कि थैलाकॉइड का बहुत सारा ग्रुप एक के ऊपर एक अरेंज होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेना। तो हम लोग अभी ग्रेना की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक थैलाकॉइड का। ये थैलाकॉइड का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड में PS2 और PS1 दोनों होता है, ठीक है, PS2 और PS1 दोनों होता है। लेकिन ये जो PS1 है, ये है PS1। PS1 जो है वो थैलाकॉइड के आउटर पार्ट में होता है, लेकिन ये जो PS2 है, ये क्या है? PS2, ये थैलाकॉइड के इनर पार्ट में होता है। थैलाकॉइड के बाहरी पार्ट में है PS1, लेकिन थैलाकॉइड के अंदर वाले पार्ट में है PS2। और PS2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो वाटर को स्प्लिट करता है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्सीजन निकालता है, रिलीज करता है। जब वाटर स्प्लिट कर रहा है तो ऑक्सीजन भी तो रिलीज हो रहा है। देखो वाटर स्प्लिट किया तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये हम तुमको क्यों बता रहे हैं? ये मैंने क्या बताया कि थैलाकॉइड के आउटर पार्ट में है PS1, लेकिन थैलाकॉइड के इनर पार्ट में है PS2, और PS2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को PS2 के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये वाटर को स्प्लिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको देना है? PS2 को देना है, इसलिए दोनों बगल बगल में होता है। ये इसका क्या इम्पोर्टेंस था ये हम तुमको आगे बताएंगे कि बाहर में है और अंदर में है तो उससे क्या होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो का मतलब है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब है ATP का फॉर्मेशन। यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है।
मतलब वो वाला फॉस्फोराइलेशन जिसमें ATP बन रहा है, जिसमें PS2 है और PS1 है और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वो कैसा है? नॉन साइक्लिक। तो हम लोग साइक्लिक के बारे में जानते हैं, थोड़ा साइक्लिक कैसा होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में PS2 नहीं होता है, सिर्फ PS1 होता है। लाइट 700 नैनोमीटर की लाइट जब PS1 के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P700 पे पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो किसके पास जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ होते हुए वो इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल A के पास आ जाएगा। फिर लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए वापस क्लोरोफिल के पास ही, वापस PS1 के पास ही वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो साइकिल की तरह काम कर रहा है। एक साइकिल है, इलेक्ट्रॉन निकला, अब वापस इलेक्ट्रॉन बैक टू क्लोरोफिल A आ गया। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ ATP बनता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो ATP बन रहा है वो PS2 के इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बन रहा है, और PS1 के हेल्प से NADPH बन रहा है। लेकिन साइक्लिक में PS1 के हेल्प से सिर्फ ATP बन रहा है और NADPH नहीं बन रहा है। ये बताओ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? देखो, ये है एक थैलाकॉइड, बहुत सारा थैलाकॉइड मिलके क्या बना? ग्रेना। और दो ग्रेना को जो कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है? उस चैनल का नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमेली। तुम बताओ, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होने के लिए हमको PS1 और PS2 दोनों चाहिए, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होता है। स्ट्रोमा लैमेली में इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। इसमें PS2 एब्सेंट होता है, PS2 नहीं होता है, सिर्फ PS1 होता है। तो जब सिर्फ PS1 होगा तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, और क्या बनेगा? सिर्फ ATP बनेगा। कहाँ पे होता है बताओ? स्ट्रोमा लैमेली में। स्ट्रोमा लैमेली में, जहाँ पे सिर्फ PS1 है। ये देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। एक तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कब होगा? जब तुम्हारे पास है सिर्फ PS1, और एक और कंडीशन है जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, जब जो लाइट का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड है। मतलब 600, मान लो लाइट है 690 नैनोमीटर का, तो 690 नैनोमीटर का लाइट है तो PS2 तो सिर्फ 680 तक एब्जॉर्ब कर सकता है, 690 को तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। लेकिन PS1 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकता है ना? तो 690 वाले को तो PS1 एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर लाइट तुम ऐसा दोगे जो 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड है कि PS2 उस लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा, और जब सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? मिचेल। ठीक है,
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के हेल्प से। प्रोटॉन मतलब H+, मतलब H+ का एक ग्रेडियंट बनेगा और उसके हेल्प से एटीपी बनाया जाएगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।